हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो बेटा आज हमने बड़ा छोटा सा प्यारा सा नन्हे से टॉपिक या कंसेप्ट सीखने हैं, छोटे छोटे बेसिक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे आज। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स में क्या होगा, उन वर्ड्स में आपको आगे का हमें जो भी काम करना है वो उसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो बात करना शुरू करते हैं इसकी हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फेरेडे ने कॉन्सेप्ट दिया था। फेरेडे वे एक ग्रेट रिसर्चर, बहुत अच्छा काम करते थे वो, नाम तो सुना ही हुआ है आपने पहले भी। तो उन्होंने क्या बताया था, जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एक चार्ज है यहाँ पे, कोई कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी है, अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, जो कि यूजुअली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, है ना, छोटा सा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का, तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, कुछ इसे धक्का मारेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज के पास लेके आते हैं तो वो क्या करेगा, वो भी फोर्स लगाएगा, है ना, इसे अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो ये दूर भेज रहा है और ये पास खींच रहा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ये फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी, पिक्चराइजेशन दी, कह लो विजुअलाइजेशन कह देता हूं, एक विजुअलाइजेशन दी इस चीज की कि कौन सी लाइंस ऑफ फोर्स किस पॉइंट पे किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाली है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, बड़ी एक एक्चुअल रियल सीन है जो उसे रिप्रेजेंट करती हैं ये लाइंस। जो लाइंस ये दिखा रही हैं कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर किस तरह का है, कहां पे वो ज्यादा है, कहां पे कम है, किस डायरेक्शन में है, कहां मतलब आउटवर्ड है, इनवर्ड है, वगैरह वगैरह, वो लाइंस ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या लाइंस ऑफ फोर्स ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करती हैं वो रियल चीज है, जैसे कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, ये रियल चीज है, एक्चुअल में ऐसा होता है। पर ये जो लाइंस है, एग्जैक्टली ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, ये लाइंस जो है वो इमेजिनरी है। तो एक इमेजिनरी हमारी एक तरह की पिक्चराइजेशन है जो रियल चीज को, रियल फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, या सिर्फ उसे विजुअलाइज करके दिखा रही है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहा है ये। प्रॉपर्टीज बड़ी आसान सी हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो देखो, मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, टेस्ट चार्ज हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, उस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाली है। ठीक है, अगर वो थोड़ा दूर होगा तो थोड़ी कम फोर्स लगने वाली है, अगर और दूर होगा तो थोड़ा और कम फोर्स लगने वाली है। मैं एरो की लेंथ से आप ले सकते हो कि फील्ड ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इधर भी रख सकते हो, इधर रखोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी शायद, बड़ा एरो बना दिया मैंने। थोड़ा दूर होगा तो कम फोर्स लगेगी, थोड़ा सा छोटा एरो बना लिया। ठीक है, और दूर होगा तो और कम फोर्स लगेगी, और दूर होगा तो और कम फोर्स लगेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, माइनस चार्ज लेते, अगर माइनस चार्ज लेते तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहता, पास है तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दूर है तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और दूर है तो और कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हो गया। तो ये जो लाइंस बना रहे हो आप, इन्हें अगर एरोज को ज्वाइन कर दोगे सीधी लाइन में, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, तो यहां से आप क्या देख सकते हो, पहले कुछ प्रॉपर्टीज तो यहीं से आ जाएंगी, जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होंगी, इनवर्ड, है ना, तो इनवर्ड होंगी, यानी कि ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे अंदर जाती हैं, नेगेटिव में सिमटती हैं, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है बड़ी अच्छी, ठीक है। और अगर आप दोनों चार्जेस लो, प्लस क्यू लूंगा मैं, तो मैं उसे ऐसे ऐसे बना दूंगा, ठीक है। कितनी भी क्लोज, कितनी भी लाइंस आप बना सकते हो। मैंने फॉर टाइम, फॉर वंस मैंने 6 लाइंस बना ली, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस बना ली। अच्छा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी भी बना सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। अगर मैं बड़ा चार्ज लूंगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज लूंगा, तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा शो कर देनी चाहिए। अगर मैं छोटा चार्ज ले रहा हूं तो नंबर ऑफ लाइंस कम शो कर दो, ठीक है। तो यहां से आउटवर्ड हो गई, और अगर माइनस लेंगे तो हम ऐसे फिर से ये लाइंस बना लेते हैं ऐसे, और सभी में एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इनवर्ड होगा, इस तरह से, ठीक हो गया। तो दो प्रॉपर्टीज या एक प्रॉपर्टी कह लो, वो हमारी हो गई, अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहां से और प्रॉपर्टीज भी बड़ी स्मूथली निकलती हैं, जैसे कि आप देखो कि हमने पॉजिटिव से निकाला लाइंस को और नेगेटिव में गया, तो अगर हम दोनों चार्जेस ले लेंगे, दोनों चार्जेस, तो क्या होगा, तो लाइंस यहां से निकलेंगी और यहां जाएंगी, यहां से निकलेंगी और यहां जाएंगी, यहां से निकलेंगी और यहां जाएंगी। इस तरह से आप बना सकते हो कई सारी लाइंस, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, ध्यान देना वर्ड्स पे, लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज एक जगह से जाके दूसरी जगह पे रुक रही है, तो मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। क्लोज में क्या होता है, वो वहां से चली और वहीं पे वापस आ गई, वहीं पे वापस आ गई, तो होता है क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज्ड नहीं है, पर बीच में कहीं पे ब्रेक भी नहीं है कोई, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो दीज आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट क्लोज्ड, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लोज्ड मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, वहीं से निकली हुई अज्यूम की वहीं पे सिमट गई, ठीक है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या होगा, ऊपर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो फिर जीरो चार्ज है टोटल, और फिर वो कह सकते हो कि हाँ जी ये उसी पे से निकल रही है, उसी पे वापस जा रही है, अदरवाइज नहीं। ओके, अच्छा ये भी तो देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं ऐसी भी लाइंस बना सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे लाइंस के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, और यहाँ पे लाइंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अगर क्लोजर है, मतलब पास पास है बिल्कुल, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी वहां पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर दूर है, क्लोज नहीं है, फार अवे, दूर है, तो क्या होगा, तो होगा कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक। तो ये भी इनके बीच का गैप भी रिप्रेजेंट करता है, कि बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग कहाँ वीक, ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, मैं चाहता हूं यहां पे देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो ये जो कर्व है ना, इस पे अगर हम टेंजेंट ले लेंगे, इस पे अगर हम टेंजेंट ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। अगर मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज है यहाँ पे, और मैं दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो ये इसे धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, तो ये इसका एक पाथ होगा, एक पाथ होगा कि ये पहले इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इस 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 पे जाएगा, और घूम के इस तरह से वो कोई पाथ बनाएगा, है ना, ट्रेस करेगा कुछ। अगर हम उस पाथ को देखें,
कि अगर इस चार्ज का पहला पॉइंट, चार्ज नहीं ऐसे नहीं लेता मैं, मैग्नेट लेता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा कि अगर हम एक मैग्नेट लें और टेस्ट चार्ज लें और दूसरा चार्ज लें, यहां से अगर ये यहां गए, रिपेल करने वाली स्टेट में है, अट्रैक्ट करने वाली स्टेट में नहीं है, तो रिपेल करने में अगर ये यहां गया तो उसके बाद यहां 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 इस तरह से ये एक पर्टिकुलर लाइन बनाएगा कि ये इसका रास्ता है। ठीक है, अगर ये यहां की जगह फर्स्ट पॉइंट यहां ले लेगा तो भी इसकी लाइन फिक्स हो जाएगी कि ये ऐसे जाने वाला है। ठीक, तो इस चीज को एक बार हम समझते हैं और उससे आपको ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे कि जिस पोजीशन पे चार्ज है, सोर्स चार्ज मान लो मैंने यहां लिया और टेस्ट चार्ज मैं यहां लेके आया, यहां लेके आया। ठीक है, तो यहां पे इससे जो पहला धक्का मिलेगा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट फिक्स हो गया, तीसरे से फोर्थ फिक्स हो गया, फिफ्थ फिक्स हो गया, इसका एक रास्ता है जो फिक्स हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं पहला पॉइंट ये ले लूं, फिर एक और रास्ता होगा, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ को रिप्रेजेंट करता है जिसपे कोई टेस्ट चार्ज मूव करेगा, अगर वो फ्रीली मूव करने दिया जाए तो इस रास्ते पे जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन के इनिशियल पॉइंट क्या है, उसकी एक यूनिक लाइन बन जाएगी कि वो इस रास्ते पे जाने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो जिस रास्ते पे वो जाने वाला है, अगर आपको एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता है, दूसरे पॉइंट की कैसे निकालोगे? टेंजेंट देख के, टेंजेंट देख के। ठीक है, तो टेंजेंट टू एनी फील्ड लाइन दैट कर्व गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, और यहां से एक और बात पता लगती है कि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मान लो मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, दूसरी लाइन जो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो, तो फिर क्या होगा? इस पॉइंट पे देखो, अगर आप इस कर्व के हिसाब से जाओगे, इस कर्व के हिसाब से जाओगे तो क्या होगा? तो ये डायरेक्शन है, यानी कि जो चार्ज यहां पे पहुंच गया उसका अगला पॉइंट क्या है? ये वाला, इस डायरेक्शन में। और इस कर्व के हिसाब से अगला पॉइंट क्या है? इस डायरेक्शन में। तो अगला पॉइंट एक कर्व के हिसाब से ये है और एक कर्व के हिसाब से ये है, तो दो डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता सेम चार्ज। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैनॉट क्रॉस, कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देख लो, सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ओके, तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइंस की, और ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इसके बाद। फील्ड लाइंस आ गई, अब हम देखेंगे कि कितने एरिया में कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं या किस तरह से काम करती हैं। तो उस चीज को हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे दिखाते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी फॉर्मूला की इसका फॉर्मूला है। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज ई डॉट डी एस। इसका क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लो मैंने ये प्लेन ले लिया, इस एरिया में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स इसे क्रॉस कर रही हैं, मतलब उनका फ्लक्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लीविंग दोनों काउंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और लीविंग दोनों काउंट करनी पड़ेंगी, तो कितना फ्लक्स है उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, इसके लिए हम आपको एक चीज देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है, मान लो मैंने ऐसे बना ली, ठीक है, या ऐसे बना ली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मालूम है। दूसरी चीज क्या है? एरिया। एरिया आप लेते हो स्केलर, लेकिन यहां एरिया वेक्टर लेना है। और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है कि अगर आप, एरिया तो वही रहेगा स्केलर क्वांटिटी, अगर इसका लोगे तो ये क्या होगा? x इंटू वाई, है ना,
ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज एरिया विद डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि अगर आप इस पे बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर है इस पे, इस एरिया पे, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ली और एरिया वेक्टर, मतलब एरिया का वेक्टर किस डायरेक्शन में है, उन दोनों के बीच का एंगल देखोगे। फाई ई क्या हो गया? फाई ई हो गया ई डीएस, और या एस ले लो, जो भी लोगे, डीएस कॉस थीटा। अब दोनों के बीच का जो एंगल है उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार हम नंबर्स ले लेते हैं। अगर थीटा हुआ एक्यूट, एक्यूट एक्यूट हुआ मतलब लेस देन 90 हुआ तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा 90 हुआ, 90, तो कितना होगा फ्लक्स? फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। और थीटा हुआ अगर ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, तो क्या होगा फ्लक्स? फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि एंगल जो है वो cos 90 टू 180 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये चीज इसमें आती है। तो आपको फ्लक्स भी देखना है। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो मान लो जैसे यही कोई हमने बुक ली, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कि, देखा होगा कि अगर मोबाइल को ऐसे रखते हो तो लाइंस कम आती है, मतलब नेटवर्क कम आता है, और कभी रोटेट करके रख देते हो तो नेटवर्क ज्यादा आ जाता है। ऐसा भी कभी होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स की गेम है सारी, फ्लक्स की गेम है। फ्लक्स में क्या होगा, अगर आपने ऐसे रखा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो मैक्सिमम लाइंस, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और फील्ड लाइंस भी मान लो ऐसे ही जा रही हुई, ऐसे ही जा रही हुई, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? ई और डीएस के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 मैक्सिमम। तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम कितना? ई इंटू सरफेस एरिया, मतलब सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, पूरी। लेकिन अगर एंगल उन दोनों के बीच में ऐसे, फील्ड लाइंस जो है ऐसे, एरिया हो गया ऐसे, मतलब चीज हो गई ऐसे, तो क्या होगा? मिनिमम लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर में मिनिमम लाइंस क्रॉस करेंगी, तो उसमें क्या होगा? cos 90 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है? वो ओरिएंटेशन पे। और एरिया वेक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां पे किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाए, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाए कि वो किस एंगल पे, किस पे रखा हुआ है, वहां वहां पे हम बोलेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह लो, स्केलर की तरह मत काउंट करो, ठीक है। तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, ई डॉट डी एस। इस तरह से आपको इसमें देखना है, ठीक है। और एंगल इस तरह से भी देख सकते हो कि मान लो ये शेप ले ली मैंने, इसमें ये छोटा सा पार्ट ले लिया, तो अब एरिया वेक्टर तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज लिया, बाहर को निकल रही है, तो हो सकता है ऐसे हो, एंगल इस तरह से हो, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, तो एंगल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, 180 से बड़ा आ जाएगा, और सॉरी 90 से बड़ा आ जाएगा ऑब्वियस एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी कर्व में एंगल देख के और ई की डीएस के साथ डॉट प्रोडक्ट देख के बता सकते हो कि कितना फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है, ठीक है। हालांकि हम इसके लिए थ्योरम यूज करेंगे और उससे बड़े इजीली निकाल लेंगे, बड़ा अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल यही है। अच्छा, अगर क्लोज लूप हुआ तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा, तो फिर ये क्लोज का साइन बना लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था। तो दोनों कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे अच्छे थे, प्यारे प्यारे थे, हमने सीख लिए। ओके, एक चीज और अगर इसी में हम बात करें, तो ई की अगर मैं स्फीयर के लिए ले लूं, सिंपल चार्ज रखा हुआ है, स्फेरिकल रेडियली बना रहा है वो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर इसका वो था, और आप आर कैप इसका ये है। और सरफेस एरिया भी आप ले सकते हो कि अगर पूरे का इंटीग्रल करोगे तो किस तरह से वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है,
ठीक है, 4πr² आ जाता है, तो उसके हिसाब से हम टोटल सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन ये हम अगली थ्योरम में सीखेंगे, ये हम उसमें सीखेंगे। ठीक है, चलो, और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ये पढ़ के आना है आपने अच्छे से। अगला हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गॉस लॉ। गॉस गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर हम वो सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ। और तब तक के लिए इतना पढ़ के आओ, अपना ध्यान रखो।